हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द रैंकर्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एचपीजीके के एमसीक्यू। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से और किस तरह के एमसीक्यू जो है आपके आने वाले एग्जाम में जो पेपर 1 है आपका उसमें बन सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एचपी हिस्ट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो आपको देखने को मिलेगा मिलान के लिए पूछा गया है। अगर मिलान में देखिए तो सही मिलान कीजिए। एक तरफ आपको रियासत दी गई है और दूसरी तरफ उसके संस्थापक आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि किसका मिलान जो है किसके साथ सही बैठ रहा है। अगर बात करें, पहला है सिरमौर रियासत से संबंधित, तो सिरमौर रियासत आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। सिरमौर रियासत की अगर बात करूं तो आपको यहाँ पे सिरमौर रियासत के संस्थापक जो है सुभंश प्रकाश जो है देखने को मिलेंगे। उसके अलावा चंबा रियासत की बात करूं तो मारू बर्मन रहने वाले हैं। जसमा की बात करूं पूरब चंद रहेंगे और जितेश जो है इसमें राम सिंह आपको इसका आंसर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो आंसर बन रहा है वो सिरमौर रियासत 4, चंबा रियासत का आप देखेंगे 3 पे मारू बर्मन है, रितेश के 2 पे रहेंगे राम सिंह और 1 आपको देखने को मिलेगा जसमा का। तो 4, 3, 2 और 1 जो है इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो 4, 3, 2 और 1 जो है ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर बात करें आगे कुछ और फाउंडर्स की, ताकि हमारे जो है एक ही टॉपिक में बहुत सारी चीजें कवर हो जाए अच्छे से, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ और फाउंडर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे अभोज देव के बारे में। आप जो है अपने दिमाग में आंसर सोचते चलिएगा, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसका आंसर क्या होना चाहिए, किस रियासत के ये फाउंडर है वो आप मुझे बताएंगे। अभोज देव रहेंगे पहले। दूसरे की अगर बात करूँ तो दूसरे रहने वाले हैं आलोक सिंह। तीसरा आप मुझे बताएंगे अजय देव। चौथा अजय चंद। पांचवें की बात करूं बाणसेन। छठे जो रहेंगे चारू। इसके अलावा सातवें रहेंगे दुर्गा सिंह। दतार चंद। नौवें आपको देखने को मिलेंगे घमंड चंद। 10वें की अगर बात करूं तो 10वें जो आपको देखने को मिलेंगे गिरिसेन। 11वें हरिचंद। तो इतने जो है इनका आप अब तक आई होप आंसर आपने जो है सोच लिया होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अभोज देव की। तो ये रहने वाले हैं कुनिहार से संबंधित। कुनिहार आपको देखने को मिलेगा। आलोक सिंह की बात की जाए तो ये बलसन से आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अजय देव जो है आपको फाउंडर देखने को मिलेंगे भागल रियासत के। अजय चंद की बात करूं तो हिंदूर आपको देखने को मिलेगा। अगर बाणसेन की बात की जाए तो मंडी में आपको देखने को मिलेंगे। चारू भज्जी के संस्थापक रहेंगे। इसके अलावा बात की जाए दुर्गा सिंह की तो ये आपको दारकोटी के संस्थापक देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो रहेगा दतार चंद, ये आपको दतारपुर के देखने को मिलेंगे। दतारपुर रियासत के जो है ये आपको संस्थापक देखने को मिलेगा। घमंड चंद की बात करूं तो ये सुजानपुर से संबंधित रहेंगे। सुजानपुर रियासत की जो स्थापना है वो किसने की थी, घमंड चंद ने। गिरिसेन की बात की जाए तो ये आपको क्योंथल से देखने को मिलेंगे। और इसी तरह जो हरिचंद है ये आपको गुलेर से संबंधित देखने को मिलेंगे। तो गुलेर से संबंधित या गुलेर के जो संस्थापक है वो हरिचंद रहने वाले हैं। तो ये कुछ 11 जो संस्थापक है, इंपॉर्टेंट संस्थापक है, ये आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरे क्वेश्चन के बारे में अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है वो आपको एचपी पॉलिटी से संबंधित देखने को मिलेगा। देखिए आपका जो एग्जाम है उसमें कहा गया है कि आपके जो एचपी हिस्ट्री, एचपी जो जनरल नॉलेज है उससे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो उसमें हो सकता है आपसे हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाए, इकोनॉमी के पूछे जाए, या जियोग्राफी के पूछे जाए, पॉलिटी के पूछे जाए। तो उस तरह से मैंने सारे सेगमेंट जो है बांट रखे हैं आपके लिए, ताकि आप जो है हर एक सेगमेंट को अच्छे से कवर कर सके। तो यहाँ पे बात करते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों में कौन कौन से कथन है। सबसे पहला जो हमें देखने को मिलेगा, 26 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां पूर्ण राज्य बना। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पूर्ण राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। एस चक्रवर्ती हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल बने। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन 26 जनवरी 1971 हिमाचल प्रदेश बिकम द 8th फुल फ्लैश्ड स्टेट ऑफ इंडिया। तो क्या ये सही है? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बिकेम
द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, और एस चक्रवर्ती बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि दूसरा और तीसरा तो बिल्कुल सही रहने वाला है, लेकिन पहला जो है 26 जनवरी नहीं बल्कि 25 जनवरी 1971 की बात है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत रहेगा और दूसरा और जो तीसरा स्टेटमेंट है वो आपको यहाँ पे सही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बात करूँ, ऑप्शन नंबर बी जो है प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। कुछ चीजें और जो है हिमाचल प्रदेश के गठन से संबंधित, हिमाचल प्रदेश की जो फॉर्मेशन हुई उससे संबंधित जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रह सकते हैं हिमाचल प्रदेश से। तो यहाँ पे बात करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो 15 अप्रैल 1948 हिमाचल प्रदेश का क्या होगा, यहाँ पे गठन होगा। और बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश जो है, जब हिमाचल प्रदेश इस तरह से आपको हिमाचल प्रदेश का मैप देखने को मिलेगा, तो इस तारीख को जो है हिमाचल प्रदेश के पास सिरमौर देखने को मिलेगी, चंबा रहने वाली है, मंडी रहने वाली है और महासू आपको जो है एक डिस्ट्रिक्ट देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो ये जो है उस समय आपको देखने को मिलेगा कि यही 4 डिस्ट्रिक्ट थी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 30 बड़ी छोटी रियासतें थी उनको मिलाकर जो है एक हिमाचल प्रदेश नामक राज्य का गठन होता है, या हिमाचल प्रदेश जो संयुक्त प्रांत है उसका गठन होता है। इसमें 26 आपको शिमला हिल स्टेट्स देखने को मिलेंगी और जो 4 है वो आपको अदर्स देखने को मिलेंगी, या जो पंजाब हिल स्टेट्स है वो देखने को आपको यहाँ पे मिलने वाली है। इसके अलावा बात करो तो यहाँ पे आपको आगे क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे जो पहले मुख्य आयुक्त रहेंगे हिमाचल प्रदेश के, वो कौन रहने वाले हैं, एनसी मेहता जी रहने वाले हैं। एनसी मेहता आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है उस समय की चीजें आपको देखने को मिलेगी कि स्टार्टिंग में 1948 से लेकर 1951 तक आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश क्या था। तो एक जो है मुख्य आयुक्त प्रांत था, चीफ कमिश्नर प्रोविंस आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश। तो मुख्य आयुक्त प्रांत जो है आपको हिमाचल प्रदेश उस समय देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करूं तो आगे आपको देखने को मिलेगा 1951 से लेकर 1956 तक हिमाचल प्रदेश जो है आपको ग श्रेणी का राज्य देखने को मिलेगा। ग श्रेणी का राज्य, ग श्रेणी के राज्य में आप देखेंगे कि जो कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे, कार्यकारी अध्यक्ष जो रहने वाले हैं वो कौन रहेंगे, तो आप देखेंगे कि वो रहने वाले हैं उपराज्यपाल। और पहले उपराज्यपाल कौन थे हिमाचल प्रदेश के, तो वो आपको देखने को मिलेंगे एमएस हिम्मत सिंह। एमएस हिम्मत सिंह आपको पहले उपराज्यपाल हिमाचल प्रदेश के देखने को मिलेंगे। यहां पे बात करूं तो विधायिका में यहां पे जो है आपको देखने को मिलेगा 36 सदस्यीय विधानसभा हमें देखने को मिलेगी ग श्रेणी के राज्य की, 36 सदस्यीय विधानसभा, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे वाईएस परमार जो है इसके पहले सीएम बनते हैं। हिमाचल प्रदेश जो ग श्रेणी का राज्य है, इसके पहले मुख्यमंत्री आपको कौन बनते हुए दिखाई देंगे, वाईएस परमार जी बनते हुए दिखाई देंगे। और इनके साथ जो है आपको गौरी प्रसाद जी और पद्म देव जी इनके मंत्रिमंडल में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बात करूं तो 1956 से लेकर 71 के बीच में आपको हिमाचल प्रदेश क्या देखने को मिलेगा, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनता हुआ दिखाई देगा। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आपको हिमाचल देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आगे देखा जाए तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश जो है 18वां पूर्ण राज्य बनेगा भारत का, 18वां पूर्ण राज्य भारत का बनने वाला है। तो ये चीजें आपको नोट करनी है कि किस तरह से जो है हिमाचल प्रदेश अपनी पूरी जर्नी जो है तय करता है। और यहाँ पे आपको जो है पहले जो राज्यपाल देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहीं पे हिमाचल प्रदेश को राज्यपाल मिलने वाले हैं, तो पहले राज्यपाल कौन रहेंगे, एस चक्रवर्ती जी आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा आपको जो पहले सीएम देखने को मिलेंगे वो कौन रहने वाले हैं, तो हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्य के पहले सीएम जो देखने को मिलेंगे वो रहने वाले हैं वाईएस परमार जी। तो इनके बारे में आपको नोट करना है। आई होप आपको पूरी चीजें क्लियर हो रही होंगी कि किस तरह से जो है हिमाचल प्रदेश की जर्नी आगे बढ़ती है।
आगे बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तो तीसरा क्वेश्चन रहने वाला है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा किले को किस वर्ष फतेह किया था? तो ये क्वेश्चन आपको देखना है। इन विच ईयर डिड मोहम्मद बिन तुगलक कॉन्कर द कांगड़ा फोर्ट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी 1337 इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है। क्या इससे क्वेश्चन बनेंगे? तो इससे क्वेश्चन तो बहुत कम संभावना है, क्योंकि हर बच्चा जो है इसके बारे में जानता है कि कब जो है मोहम्मद बिन तुगलक को कांगड़ा किला प्राप्त हुआ था। लेकिन क्वेश्चन कहां से बनेगा? तो हमें उसके लिए देखने पड़ेंगे सल्तनत काल से पहाड़ी रियासतों के संबंध। तो सल्तनत काल से पहाड़ी रियासतों के संबंधों के बारे में कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले बात की जाए सल्तनत काल, आपको पता होगा सल्तनत काल जो है कब से 1206 से लेकर 1526 तक हमें देखने को मिलती है। और इस पर एक के बाद एक जो है दिल्ली में शासन करने वाले 5 वंश हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें गुलाम वंश रहने वाला है। दूसरा जो है वहां पे खिलजी वंश रहेगा। तीसरा आपको देखने को मिलेगा तुगलक वंश। चौथा सैयद आपको देखने को मिलेंगे। और पांचवें में बात करूं तो आपको लोधी देखने को मिलेंगे, जो कि पहला अफगान वंश था। तो यहाँ पे आपको जो है ये 5 एक के बाद एक शासन करते हुए सल्तनत काल में दिखाई देंगे। और यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि इस समय जब गुलाम वंश शासन कर रहा था, तो आपको देखने को मिलेगा कि इस समय दिल्ली सल्तनत जो है बिल्कुल नवजात है। तो यहाँ पे जो है किसी तरह से पहाड़ी रियासतों में जो गुलाम वंश के शासक है उनका कंट्रोल नहीं देखने को मिलता है। खिलजी के दौरान जो है चीजें आपको देखने को मिलेगी कि साम्राज्य विस्तार हुआ, खिलजी दक्षिण तक पहुंचा, लेकिन पहाड़ी रियासतें अभी भी उसके कंट्रोल से इतना ज्यादा उसका कंट्रोल या प्रभुत्व वहां पे दिखाई नहीं देता है। तो खिलजी से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में कौन नूरपुर का शासक था? तो नूरपुर का शासक कौन रहने वाला है? उस समय जसपाल रहने वाला है। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तुगलकों के, तो इस समय जो है साम्राज्य अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तो देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक से बाद की चीजें कैसे होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद तुगलक से कैसे जो है आगे चीजें हमें देखने को मिलती है। तो मोहम्मद तुगलक के बारे में बात की जाए, एमबीटी, इसने क्या किया भाई, इसके समय में 1337 में इसने कांगड़ा को, जो कांगड़ा किला है उस पर आक्रमण किया। और यहाँ पे कांगड़ा के शासक कौन थे? पृथ्वी चंद हमें कांगड़ा के शासक देखने को मिलेंगे, जिनसे इन्होंने क्या किया, जो कांगड़ा फोर्ट है उसे जीता। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक हमें देखने को मिलेंगे। फिरोज शाह तुगलक जो कब 1360 में होता क्या एक्चुअल में, फिरोज शाह तुगलक के समय में यहाँ पे कांगड़ा का जो शासक है वो आपको देखने को मिलेगा रूपचंद। तो रूपचंद जो है आपको शासक के रूप में देखने को मिलेगा। ये क्या करेगा, 360 में जो है दिल्ली तक के जो मैदानी इलाके हैं, दिल्ली तक के जो मैदानी इलाके हैं उनको जीत लेगा। दिल्ली तक के मैदानी इलाकों को जब रूपचंद जीतेगा, तो उसके बाद आप देखेंगे कि इस पर जो फिरोज शाह तुगलक है वो काफी ज्यादा क्रोधित हो जाता है और वो वापिस आता है और नगरकोट किले की घेराबंदी करता है फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद रूपचंद हार मान लेता है, संधि के लिए तैयार हो जाता है। और जब संधि होती है तो आप देखेंगे कि संधि के बाद फिरोज शाह तुगलक वहां से चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते ज्वालामुखी का मंदिर को लूटेंगे। ज्वालामुखी मंदिर को लूटने वाले हैं, और ज्वालामुखी मंदिर को जब ये लूटेंगे तो वहां से इन्हें प्राप्त होती है 1300 संस्कृत की किताबें, जिनका ये फारसी में अनुवाद करवाने वाले हैं। किस नाम से? तो दलाई फिरोज शाही के नाम से, दलाई फिरोज शाही के नाम से आपको उनका जो है ये ट्रांसलेशन फारसी में करवाते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि रूपचंद जो शासक है, रूपचंद के बाद कांगड़ा का जो शासक बनने वाला है वो रहने वाला है सागर चंद। सागर चंद जो है रूपचंद के बाद यहाँ का शासक बनने वाला है। और इसके समय में क्या होगा, इसके समय में जो फिरोज शाह तुगलक है उनका बड़ा पुत्र जो है कांगड़ा में शरण लेगा। मोहम्मद शाह कांगड़ा में शरण लेता हुआ आपको दिखाई देगा। तो इतनी चीजें आपको वहां से पता होनी चाहिए। वापिस आते हैं ऊपर स्लाइड पे और देखते हैं अगले वंशों के बारे में। तो यहाँ पे बात करते हैं सैयद वंश से संबंधित। तो सैयद वंश के समय में भी हमें देखने को मिलता है कि इसके समय में ही सल्तनत टूटना शुरू हो गई थी। जब मोहम्मद बिन तुगलक रहता है, फिर उसके बाद फिरोज तुगलक आता है, तो उसके समय में आप देखेंगे कि सल्तनत धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो गई है। सैयद के समय में हिमाचल प्रदेश या भारत के कहें तो एक छोटे से इलाके में उनका कंट्रोल हमें देखने को मिलता है। तो पहाड़ी रियासतें अपने आप स्वतंत्र हो गई। वैसे ही लोधी के
के समय में हमें देखने को मिलता है, तो आप देखेंगे कि केवल तुगलक का प्रभाव या तुगलक वंश का जो प्रभाव है वही हिमाचल प्रदेश को ज्यादातर हमें देखने को मिलता है। बाकी वंशों के बारे में हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, इनसे प्रश्न भी नहीं बनते हैं। तो चलिए अब चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखते हैं चौथे क्वेश्चन से संबंधित क्या चीजें रहेंगी। तो यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से कथन है? पहला है हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक सड़कों वाला जिला कांगड़ा है। दूसरा जो रहने वाला है, दूसरा हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला हमीरपुर है। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला चंबा है, यानी कि एसटी की बात यहाँ पे हो रही है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से लाहौल स्पीति हमें देखने को मिलता है। तो कौन सा जो है इनमें से सही रहने वाला है? अगर इंग्लिश में मैं पढ़ूं तो आपको देखने को मिलेगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हैज द मैक्सिमम रोड नेटवर्क इन हिमाचल प्रदेश। हमीरपुर हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन हिमाचल प्रदेश। चंबा हैज द हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन हिमाचल प्रदेश। और आपको देखने को मिलेगा लाहौल स्पीति इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो आपको ये देखने को मिलेंगे कि चारों के चारों जो है बिल्कुल सही रहने वाले हैं। कांगड़ा के पास सबसे ज्यादा रोड नेटवर्क रहेगा। पॉपुलेशन डेंसिटी जो हाईएस्ट रहने वाली है वो हमीरपुर के पास रहेगी। चंबा के पास एसटी की ज्यादा पॉपुलेशन है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो लाहौल स्पीति में लाहौल स्पीति जो है एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगी। तो कौन सा जो है यहाँ पे सही रहने वाला है? तो 1, 2, 3 और 4 जो है आपको सभी यहाँ पे सही देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही आंसर होगा। 1, 2, 3, 4 जो है इसका आंसर रहने वाला है। पर हमारा जो मेन मोटिव है वो ये जानना नहीं है, बल्कि कुछ और स्टेट जो है हमें पता करने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ा हिमाचल प्रदेश में क्या है उसके बारे में। सबसे बड़ा क्या? तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा, जिलों में अगर बात की जाए जिला, तो आपको आंसर बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला या एरिया वाइज जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है। जनसंख्या के आधार पर यानी कि पॉपुलेशन के आधार पर सबसे बड़ा जिला आपको कौन सा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात करूं सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन किस जिले के पास है, सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन किस जिले के पास है। इसके अलावा अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे तो आपको देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या किस जिले में है। इसके अलावा सबसे शहरी जनसंख्या हो गया। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा अपराध किस जिले में होते हैं, ये बताइए। इसके अलावा कुछ और अगर मैं आपको पूछूं तो आप बताइएगा सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। कृत्रिम झील यानी कि मैन मेड जो लेक है वो कौन सी है। सबसे जो बड़ी प्राकृतिक झील नेचुरल लेक जो रहने वाली है वो कौन सी रहने वाली है। इसके अलावा अगर बात करूं तो सबसे ऊंची झील कौन सी है। तो इनके बारे में जो है मुझे आपने जो है मुझे आंसर बताने हैं। तो अगर बात की जाए जिला क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला जो रहने वाला है लाहौल एंड स्पीति रहने वाला है। जनसंख्या के आधार पर आपको कांगड़ा देखने को मिलेगा। अगर बात करूं एससी पॉपुलेशन के आधार पर तो आपको फिर से कांगड़ा देखने को मिलेगा। कांगड़ा के पास जो है अनुसूचित जातियों की सबसे ज्यादा जो जातियों की जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। एसटी की अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ देखने को मिलती है, तो अभी हमने पढ़ा चंबा में हमें देखने को मिलती है। शहरी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलती है, तो ये देखने को मिलेगी शिमला में। और यहाँ पे अपराध की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा कांगड़ा में ही आपको होते हुए दिखाई देंगे। सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो आपको कौन सी देखने को मिलेगी, तो मैन मेड जो रहेगी वो गोविंद सागर रहने वाली है। गोविंद सागर झील बिलासपुर जिले में आपको देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील की बात करूं तो ये रेणुका आपको देखने को मिलेगी, रेणुका झील आपको देखने को मिलेगी। और सबसे ऊंची जो झील रहने वाली है वो कौन सी है, सूरज ताल झील आपको देखने को मिलेगी। तो इनके बारे में आपको चीजें पता होनी चाहिए कि किस तरह से जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो बनते हैं यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और अगर मैं बात करूँ कुछ और फैक्ट इससे संबंधित अगर देखे जाए तो आपको हमीरपुर से संबंधित फटाफट से कुछ फैक्ट्स जो है हम रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे जो है यहाँ पे हमीरपुर से संबंधित चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे हमीरपुर में अगर बात की जाए, हमीरपुर में सबसे ज्यादा हमें साक्षरता देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा साक्षरता 88.15% कहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा लिंगानुपात जो सेक्स रेशो है वो कहाँ आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा।
इसके अलावा अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या घनत्व डेंसिटी पॉपुलेशन जो है वो कहाँ देखने को मिलती है। तो इनके ये थोड़े फैक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए। तो साक्षरता जो है वो 88.15 आपको कहाँ देखने को मिलती है, तो हमीरपुर में हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा लिंगानुपात की बात की जाए तो सबसे ज्यादा 1095 जो लिंगानुपात देखने को मिलता है वो भी हमीरपुर रहेगा। और जनसंख्या घनत्व यानी कि डेंसिटी पॉपुलेशन 407% पर किलोमीटर स्क्वायर हमें जो देखने को मिलते हैं वो भी हमीरपुर में देखने को मिलेंगे। तो इनके बारे में भी चीजें आप नोट कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इन्हें स्किप मत कीजिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये इकोनॉमिक सर्वे आपने अभी जो हाल फिलहाल में सरकार द्वारा जारी किया गया है उससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2010-11 से 2020-21 के बीच में हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी में 167% वृद्धि हुई है। पहली स्टेटमेंट ये रहने वाली है। दूसरी कौन सी रहेगी, इसी अवधि में राज्य की प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम जो है वो 172% से बढ़ी है। तो कब, तो इसी अवधि में यानी कि 2010-11 से लेकर 2020-21 का जो दशक था उसकी बात हो रही है। तो इसी अवधि में जो है कितनी पीसीआई हुई है यानी कि पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ी है, 172% की उसमें वृद्धि हुई है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिटवीन 2010 एंड 2020 से 21 हिमाचल प्रदेश जीएसडीपी इंक्रीज बाई 167%। ड्यूरिंग द सेम पीरियड द स्टेट्स पर कैपिटा इनकम इंक्रीज्ड बाई 172%। देखिए पहला जो फैक्ट यहाँ पे लिखा गया है वो तो बिल्कुल आपको सही देखने को मिलेगा, पहला फैक्ट तो बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा जो है ड्यूरिंग द सेम पीरियड यानी कि 2010 से 11 और 20 के बीच में आपको देखने को मिलेगा जो पर कैपिटा इनकम है वो 172% से नहीं बल्कि 272% से बढ़ी हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे पहला ही चैप्टर है आपकी इकोनॉमिक सर्वे का, तो वहां से ये क्वेश्चन बना हुआ है। दूसरा गलत रहने वाला है, पहला सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए रहने वाला है वो आपको सही देखने को मिलेगा। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट उस चैप्टर से जान लेते हैं। तो पहला जो हमें देखने को मिलेगा वो तो यही रहने वाला है कि भाई अगर हम क्षेत्रक की बात की जाए, क्षेत्र यानी कि सेक्टर्स में अगर देखें तो क्षेत्रक में हमें देखने को मिलेगा कि प्राथमिक क्षेत्रक का हिमाचल प्रदेश के जीएसडीपी में कितना योगदान है। तो ये आपको देखने को मिलेगा 13.7% योगदान आपको इस क्षेत्र का या इस क्षेत्र का जो है देखने को मिलता है हमारे जीएसडीपी में यानी कि हिमाचल प्रदेश के जीएसडीपी में। अगर बात की जाए जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, जो द्वितीय क्षेत्र है, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि 40.1% का जो आपका वेटेज रहने वाला है वो इस सेक्टर का या इस सेक्टर की हिस्सेदारी हिमाचल प्रदेश की जीएसडीपी में रहती है। इसके अलावा अगर तीसरे की बात करूं या जो टर्चरी सेक्टर है, तृतीय क्षेत्रक है, उसकी अगर बात की जाए तो ये आपको देखने को मिलेगा इसकी भागीदारी रहने वाली है 46.2% जो है इस सेक्टर की आपको भागीदारी देखने को मिलेगी। तो पहला फैक्ट जो है आप ये नोट कीजिएगा। दूसरा फैक्ट जो आपको देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा जो है सरकार के द्वारा इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है, जो कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश को पिछले 4 वर्षों में लगभग 46,000 करोड़ का लॉस हुआ है। वो भी किसकी वजह से, डिजास्टर्स के कारण जो है ये लॉस आपको देखने को मिलेगा कि 46,000 करोड़ का जो है हिमाचल प्रदेश को लॉस हुआ है। और इसी में आप देखेंगे कि ये हिमाचल प्रदेश की सालाना जीडीपी का जीएसडीपी का जो है 4% हिस्सा हमें देखने को मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करूं तो हमने पढ़ा कि जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम दो तरह से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो कि 2010 से लेकर 2010-11 से लेकर आपको देखने को मिलेगा कि 2020-21 के बीच में ये कितनी बढ़ी है, 272% से ये बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। लेकिन वहीं अगर बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा कि 2021-22 से लेकर अभी तक ये कितनी बढ़ी है, तो ये आपको देखने को मिलेगा 49% बढ़ी है। तो ये चीज भी आपकी स्किप नहीं होनी चाहिए, 49% वृद्धि। तो ये सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए कि क्षेत्रक भागीदारी कितनी है। आपसे अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसी में से बनने वाला है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। कुछ और फैक्ट्स है वो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, इनको आप बिल्कुल नोट कीजिएगा और इन्हें स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आगे बात करते हैं। तो तीसरा जो क्वेश्चन हमारे पास रहने वाला, छठा जो क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, चलिए देखते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहला जो कथन रहने वाला है वो आपको देखने को मिलेगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1748 में कांगड़ा के राजा अभय चंद ने सुजानपुर की पहाड़ियों पर दुर्ग और महल बनवाए।
क्या ये सही है? दूसरा है घमंड चंद ने 1761 ईस्वी में सुजानपुर में चामुंडा मंदिर का निर्माण करवाया। राजा संसार चंद ने मंडी के राजा ईश्वरी सेन को 22 वर्षों तक नौदौड़ में कैद रखा, जिन्हें बाद में गोरखाओं ने मुक्त करवाया था। तो तीनों ही स्टेटमेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर बात की जाए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन 1748 एडी कांगड़ा रूलर अभय चंद बिल्ट अ फोर्ट एंड प्लेस ऑन द हिल ऑफ सुजानपुर। तो सुजानपुर की पहाड़ियों पे घमंड चंद constructed the Chamunda temple at Sujanpur in 1761 AD. Raja Sansar Chand kept Mandi ruler Ishwari Sen imprisoned at Nadaun for 12 years and he was later freed by the Gorkhas। तो कौन सा आपको यहाँ पे सही लग रहा है? तो उसका आंसर आपको मुझे बताना है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि तीनों ही स्टेटमेंट जो है काफी जो तीनों ही स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट रहने वाली है। ये सारी घटनाएं इसी समय की है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 जिसमें होगा ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है। तो कुछ चीजें जो है, क्योंकि हमीरपुर की डिस्ट्रिक्ट, जब हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट को हम पढ़ते हैं उस दौरान ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे वही हम चीज डिस्कस करने वाले हैं कि हमीरपुर को पढ़ने के दौरान कुछ फैक्ट्स हमें और पता होने चाहिए, उनके बारे में जान लेते हैं। तो हमीरपुर के बारे में अगर बात की जाए तो कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले कुछ क्षेत्र हम पढ़ेंगे, जैसे हमीरपुर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा दूसरा कौन सा? तो दूसरा हम सुजानपुर टीरा का इतिहास डिस्कस करेंगे। सुजानपुर टिहरा का जो है इतिहास डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम आगे चलकर नादौन का इतिहास देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमीरपुर की। तो हमीरपुर आप ध्यान रखेंगे कि 18वीं शताब्दी जो है उस समय तक ये मुगलों के अधीन था, और यहाँ पे जो हमीरपुर फोर्ट बनाया गया था, जो हमीरपुर किला बनाया गया था, वो किसके द्वारा बनाया गया था? हमीर चंद के द्वारा बनाया गया था। और कब बनाया गया था? 1743 में वो बनवाया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। सुजानपुर टीरा की बात की जाए तो इसका इतिहास देख लेते हैं। सुजानपुर टीरा, जैसा कि मैंने बोला, अभय चंद, क्वेश्चन में भी लिखा गया था कि अभय चंद के द्वारा यहाँ पे टीरा किला बनाया गया था। टीरा किला कब बना? 1748 में हमें बनता हुआ दिखाई देगा सुजानपुर की पहाड़ियों पर। आगे बात करूं तो दूसरा जो यहाँ पे रहने वाला है कि एक शासक रहेंगे घमंड चंद। घमंड चंद नामक जो शासक है ये क्या करेंगे यहाँ पे? तो ये करने वाले हैं सुजानपुर शहर की स्थापना। सुजानपुर शहर की स्थापना करने वाले हैं। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने 1761 ईस्वी में यहाँ पे क्या किया था? चामुंडा मंदिर का निर्माण करवाया था। चामुंडा मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। इसके अलावा एक और शासक सुजानपुर टीरा से संबंधित देखने को मिलेंगे, जिनका नाम रहेगा संसार चंद। संसार चंद के बारे में बात की जाए तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो संसार चंद है इन्होंने क्या किया था? तो पहले तो सुजानपुर टीरा को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट इनसे संबंधित रहने वाला है कि 1791 में इन्होंने सुजानपुर टीरा में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण करवाया था। गौरी शंकर मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। और 1823 में इनके द्वारा यहीं पे नर्मदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा जो फेमस है होली कहाँ की है? सुजानपुर की होली सबसे फेमस है। उसकी शुरुआत भी संसार चंद जी के द्वारा ही करवाई गई थी। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो और आपको देखने को मिलेगा कि सुजानपुर टीरा से पूछा जाता है, वो कौन सा फैक्ट रहने वाला है? वो रहेगा कि सुजानपुर टीरा में मूरक्राफ्ट और ट्रिवेक कब आए थे? मूरक्राफ्ट एंड ट्रिवेक जो है ये कब आए थे? तो मूरक्राफ्ट और ट्रिवेक आपको देखने को मिलेगा कि ये कब आते हैं। ये आपको देखने को मिलेंगे 1820 एडी में आते हुए दिखाई देंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको नोट करना है। इसके अलावा बात करते हैं नौदौन के बारे में। नादौन के बारे में अगर चीजें डिस्कस की जाए तो नादौन में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे नादौन के बारे में अगर चीजें डिस्कस की जाए, पहला तो यही कि ब्यास नदी के किनारे है। यहाँ पे सुजानपुर सॉरी जो नादौन है ये संसार चंद की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। ये सुजानपुर की सॉरी जो नादौन है ये संसार चंद की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहने वाली है। इसके अलावा अगर बात करूं तो आपको ध्यान रखना है कि यहीं पे जो संसार चंद है इन्होंने मंडी के राजा ईश्वरी सेन को, मंडी के राजा ईश्वरी सेन जो है उन्हें 12 वर्षों तक यहाँ पर कैद रखा था। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और बाद में किसने छुड़वाया था? तो गोरखाओं ने, जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा।
इसके अलावा इनका एक बहुत ही फेमस कथन है संसार चंद का कि आएगा न दौड़ तो जाएगा कौन। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी कि ये सारी चीजें कुछ एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको जिन चीजों जिन जगहों के बारे में हमने पढ़ा उनके बारे में पता होनी चाहिए। तो इतनी चीजें आप जरूर नोट कीजिएगा। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो रहने वाला है 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित दर्रों को उनके संबंधित जिलों से सुमेलित कीजिए। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपने अपना पिछला अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देखा होगा तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो आपको यहाँ पे जो है मिलान के लिए दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे दर्रा और कौन सी डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। तो पहला है भीम घसुतड़ी दर्रा कहाँ पे है, भीम घसुतड़ी जो पास है वो कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, पिन पार्वती पास कहाँ पे है, मकोड़ी जोत कहाँ पे है, गुलारी जोत कहाँ पे है, ये हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो बात करते हैं भीम घसुतड़ी जोत की। तो भीम घसुतड़ी दर्रा जो है वो हमें कांगड़ा और चंबा में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पिन पार्वती जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, कुल्लू स्पीति के बीच में ये रास्ता बनाते हुए दिखाई देगा। मकोड़ी जोत हमें कहाँ देखने को मिलेगी, तो ये देखने को मिलेगी कांगड़ा में। और बात करूं गुलारी जोत की तो ये आपको लाहौल में देखने को मिलेगी, लाहौल स्पीति में आपको ये देखने को मिलेगी। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में जान लेते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या होने वाला है, 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पे बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है प्रश्न का सही आंसर रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट दर्रों के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। तो अगर दर्रों के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे कहाँ की, तो कुल्लू और स्पीति के बीच की। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि कुछ जो दर्रे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको पहला देखने को मिलेगा तेंतु दर्रा। उसके अलावा अगर बात करूं तो दूसरा आपको यहाँ पे कौन सा देखने को मिलेगा, तो दूसरा देखने को मिलेगा सारा उम्मा दर्रा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा पिन पार्वती दर्रा। नेक्स्ट बात करते हैं कांगड़ा में। कांगड़ा में आपको कौन से दर्रे देखने को मिलेंगे, तो कांगड़ा में देखने को मिलेंगे गैरू जोत और आपको देखने को मिलेगा मकोड़ी जोत। तो ये दो दर्रे आपको कहाँ देखने को मिल रहे हैं, कांगड़ा में देखने को मिल रहे हैं। और तीसरे की अगर बात करूं तो तीसरा हमें देखने को, अगर हम बात की जाए तो लाहौल और स्पीति के दर्रों की बात करते हैं। लाहौल और स्पीति में अगर दर्रों की बात की जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा राछा दर्रा। इसके अलावा अगर बात करूं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कुंजुम दर्रा, लाहौल और स्पीति के बीच में। इसके अलावा टेम्पोला जो है, टेम्पोला, वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वो भी लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है आपको गुलारी देखने को मिलेगा और लुलानी, वो भी आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, तो वो भी आपको जो है लाहौल स्पीति में ही देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, लुलानी भी जो है आपको लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। आगे फर्दर क्लासेस में हम और ज़्यादा आपके साथ दर्रों के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि एचपी जियोग्राफी पर भी आपकी पकड़ अच्छी हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसका संबंध कुल्लू जिले से नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि निम्न में से किसका संबंध कुल्लू जिले से नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज वाला जो चैप्टर है हमारा हिमाचल प्रदेश में, वहां से ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो कौन कौन है, लालचंद प्रार्थी जी है, श्री महेश्वर सिंह जी है, निकोलस रॉरिक है और डॉक्टर बाई एस परमार है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होने वाला है डॉक्टर बाई एस परमार। अगर बात की जाए तो ये कहाँ से संबंधित रहने वाले हैं, ये सिरमौर जिले से संबंधित है, सिरमौर जिले से संबंधित रहने वाले हैं। और हिमाचल प्रदेश के, चाहे पूर्ण राज्य का हो चाहे आप बात करें उससे पहले, तो आपको ये पहले जो मुख्यमंत्री है वो हिमाचल प्रदेश के देखने को मिलेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज में हमें बात किसकी करनी है, लालचंद प्रार्थी जी की करनी है। लालचंद प्रार्थी जी की अगर बात की जाए तो नगर कुल्लू में इनका जन्म होता है। उसके अलावा बात की जाए तो कुलूत देश की कहानी इनकी किताब रहने वाली है। इसके अलावा आप देखोगे कि ये कुल्लू से मंत्रिमंडल के, हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले पहले
विधानसभा के सदस्य थे जो 1967 में सहकारिता मंत्री बनेंगे। तो 1967 में आपको सहकारिता मंत्री बनते हुए दिखाई देंगे। तो ये कुल्लू जिले के कुल्लू से मंत्रिमंडल में ऐड होने वाले पहले व्यक्ति रहने वाले हैं। फिर बात करते हैं महेश्वर सिंह और निकोलस रॉरिक जी के बारे में। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा दूसरा जो व्यक्ति है वो कौन रहने वाले हैं, वो महेश्वर सिंह जी रहने वाले हैं। महेश्वर सिंह, अगर इनके बारे में बात करूं तो ये कुल्लू से संबंधित है, लेकिन इनका जन्म कहाँ होता है, तो बेंगलोर में आपको इनका जन्म होता हुआ दिखाई देगा। ये 1977 में, यानी कि 1977 में ये किस, तो ये जो है जनता पार्टी की टिकट पर, जनता पार्टी की टिकट पर जो है ये आपको इलेक्शन लड़ते हुए देखेंगे और विधानसभा के मेंबर बनते हुए दिखाई देंगे। फिर बात करें 1989 में ये लोकसभा के मेंबर बनेंगे, लोकसभा के मेंबर बनेंगे। और इससे अगले वर्ष ही 1990 में ये आपको देखने को मिलेगा कि ये क्या बनेंगे, हिमाचल प्रदेश में ये बीजेपी के अध्यक्ष बनने वाले हैं, बीजेपी दल के अध्यक्ष बनने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा फिर 2011 में ये अपनी पार्टी लोकहित पार्टी का गठन करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं महेश्वर सिंह जी से संबंधित। आगे बात करते हैं तो आगे हमें देखने को मिलेंगे निकोलस रॉरिक जी। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है और काफी ज्यादा जो है इनसे क्वेश्चन बनते हैं। निकोलस रॉरिक जी हमें देखने को मिलेंगे। निकोलस रॉरिक की अगर मैं बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा कि इनका जन्म जो है 1874 में आपको देखने को मिलेगा। 1874 में इनका जन्म होता है कहां, तो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में इनका जन्म आपको देखने को मिलेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में इनका जन्म होता है। दूसरा अगर बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने जो है देविका रानी, जो कि भारतीय सिनेमा की एक बहुत बड़ी कलाकार थी, उनके साथ इन्होंने शादी की थी, देविका रानी जी से। 1928 में ये कुल्लू में आते हैं, पहली बार हिमालय को देखते हैं और 7000 चित्र हिमालय पर अपने आने वाले 20 वर्षों में जब तक ये कुल्लू में रहेंगे अपनी मृत्यु तक, यानी कि तो उसमें आप देखेंगे कि 7000 चित्र इन्होंने हिमालय पर बनाए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पर्सनैलिटी आपको देखने को मिलेंगे। इनकी जो आर्ट गैलरी है वो भी आपको नगर में देखने को मिलेगी। और इसके अलावा बात करूं तो आपको ध्यान रखना है 1947 में इनकी मृत्यु होती है। तो 1947 में आपको इनकी मृत्यु होती हुई दिखाई देगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इनसे संबंधित पता होने चाहिए। आगे बात करते हैं तो आगे जो 9वां क्वेश्चन रहने वाला है वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन कौन कौन से हैं तो उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश 75 डिग्री 45 मिनट और 55 सेकंड से 89 डिग्री 4 मिनट और 20 सेकंड पूर्वी देशांतर तथा 30 डिग्री और 33 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। पहली ये स्टेटमेंट रहने वाली है। दूसरे की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर की सीमा हिमाचल प्रदेश के चंबा और कांगड़ा जिलों से स्पर्श करती है। तो दूसरी स्टेटमेंट आपको ये देखने को मिलेगी। तीसरी स्टेटमेंट है पंजाब राज्य की सीमा हिमाचल प्रदेश के सर्वाधिक 5 जिलों से स्पर्श करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला ही चैप्टर अगर आप देखोगे तो आपकी जो एचपी जियोग्राफी में जो है ये लोकेशन देखने को मिलती है कि एचपी जो है सिचुएटेड कहाँ पे है। तो उससे ये क्वेश्चन आपको बनते हुए एग्जाम में दिखाई दे सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हिमाचल प्रदेश लाइज बिटवीन 75 डिग्री टू 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड 30 डिग्री टू 33 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल सही रहने वाली है स्टेटमेंट। दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर शेयर्स इट्स बाउंड्री विद द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंबा एंड कांगड़ा। तो आप देखेंगे कि ये भी स्टेटमेंट सही रहने वाला है। चंबा और कांगड़ा के साथ हिमाचल प्रदेश का जो जम्मू कश्मीर है वो डिस्ट्रिक्ट जो सीमा है वो साझा करता हुआ दिखाई देगा। पंजाब शेयर्स इट्स बाउंड्री विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपको ये भी स्टेटमेंट सही देखने को मिलेगा कि पंजाब जो है अपनी सबसे ज्यादा जो बाउंड्री शेयर करता है 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ, पंजाब आपको बाउंड्री शेयर करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही रहने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर डी जो है प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बात किया लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के संबंध में बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि ये वाला हिस्सा जो है ये जो है 30 डिग्री अक्षांश पे हमें देखने को मिलता है। हिमाचल का दक्षिणतम छोर जो है, और उत्तरी छोर कहाँ देखने को मिलता है तो 33 डिग्री पे देखने को मिलता है। यहाँ पे बात की जाए पश्चिमी छोर की तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा 75 डिग्री पे देखने को मिलेगा।
और इसके अलावा बात की जाए पूर्वी छोर की तो 79 डिग्री में देखने को मिलेगा। तो पहला फैक्ट तो आपको ये पता होना चाहिए और सिंपल सा आइडिया इसके बारे में होना चाहिए। इसके अलावा कुछ बात कर लेते हैं कि कौन से जिले कहाँ पर सिचुएटेड है। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो पूर्वी जिला है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हिमाचल प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, तो पूर्वी जिला कौन सा रहने वाला है, किन्नौर आपको देखने को मिलेगा। किन्नौर जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला रहने वाला है। सबसे दक्षिणतम अगर पूछा जाए तो आपको देखने को मिलेगा सिरमौर जिला सबसे दक्षिणतम जिला रहने वाला है। पश्चिमी जिले की बात की जाए तो आपको कांगड़ा देखने को मिलेगा। कांगड़ा जो है सबसे पश्चिमतम जिला रहने वाला है। और यहाँ पे अगर उत्तर में बात की जाए तो चंबा और लाहौल स्पीति, चंबा एंड लाहौल स्पीति जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये दोनों जो है यहाँ पे उत्तरी जिले रहने वाले हैं। मध्य की बात की जाए तो मध्य में आपको देखने को मिलेगा, मध्य में कौन सा रहने वाला है, तो मध्य में अगर बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा मंडी एंड कुल्लू जो है हिमाचल प्रदेश के सबसे बीच में आने वाले जिले आपको देखने को मिलेंगे। अब कुछ चीजें जो है इनकी बाउंड्री से संबंधित देख लेते हैं कि इनकी जो सीमा साझा होती है वो किस किस से होती है। तो सीमा साझा की अगर बात की जाए तो पंजाब से सर्वाधिक, पंजाब के से जो है 5 जिलों की सीमा साझा होती है। इसके अलावा अगर बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा हरियाणा से 2 जिले सीमा साझा करेंगे, हरियाणा से 2 जिले जो है सीमा साझा करेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश रहने वाला है, उत्तर प्रदेश से एक जिला सीमा साझा करता है सिरमौर की। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, यहाँ पे आप देखेंगे इस तरफ हरियाणा है। आगे अगर बात की जाए तो यहाँ पे उत्तराखंड आपको देखने को मिलेगा। तो उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड जो है हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों से सीमा साझा करता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको नोट करना है, काफी इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए ये फैक्ट रहने वाले हैं, ये चीजें रहने वाली है, तो इन्हें प्लीज आप नोट कीजिएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आपके लिए क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी और हिमाचल प्रदेश का वर्तमान क्षेत्रफल कितना है, हिमाचल प्रदेश का प्रेजेंट में एरिया कितना आपको देखने को मिलेगा, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताने वाले हैं। तो आई होप आप जो है इन चीजों का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे ताकि मुझे पता चले कि आपकी प्रिपरेशन जो है सही तरीके से जा रही है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, और इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो कौन सा रहेगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से कथन रहेंगे, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अकबर ने 1556 ईस्वी में सिकंदर शाह सूरी को पकड़ने के लिए नूरपुर क्षेत्र में अपनी सेनाएं भेजी थी। तो ये पहला आपका जो है कथन रहने वाला है। दूसरे की बात की जाए तो चंबा का राजा जो प्रताप सिंह बर्मन है अकबर का समकालीन था। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है। तो सही स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अकबर सेंट हिज आर्मी टू द नूरपुर रीजन इन कब 1556 एडी टू कैप्चर सिकंदर शाह सूरी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। और दूसरे की अगर बात करूं, राजा प्रताप सिंह बर्मन ऑफ चंबा वाज अ कॉन्टेम्परेरी ऑफ अकबर, तो कौन सा कथन सही है आपको देखने को मिलेगा। दोनों ही कथन जो है सही रहने वाले हैं यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे आंसर, तो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा कि ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है। थोड़ी सी चीजें अकबर के संबंध में देख लेते हैं और किस तरह से जो है चीजें आपको देखने को मिलेगी। अकबर के संबंध में कैसे पहाड़ी रियासती या पहाड़ी जो राज्य हैं उनके साथ संबंध रहते हैं मुगलों के, उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे अकबर के बारे में अगर बात करूं तो अकबर के समय के संबंध जो हमें देखने हैं, सबसे पहले हम नूरपुर के साथ देखेंगे, उसके बाद हम देखने वाले हैं कांगड़ा के साथ। तो नूरपुर के बारे में अगर बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा कि यहां का शासक था भक्तमल। भक्तमल आपको यहाँ का शासक देखने को मिलेगा और इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसके द्वारा सिकंदर शाह सूरी को जो है शरण दी जाती है, शेल्टर दिया जाता है। और इसी से गुस्सा होकर बैरम खान के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाएगी 1558 में। तो अकबर ने सेना भेजी थी, बैरम खान ने देखा, बैरम खान ने जो है इसी कारण जो है भक्तमल की हत्या कर दी थी। तो ये आपको पता होना चाहिए नूरपुर का। और इसी भक्तमल के पुत्र रहेंगे तख्तमल। भक्तमल के पुत्र कौन रहने वाले हैं, तख्तमल आपको देखने को मिलेंगे। तो भक्तमल के पुत्र कौन रहेंगे, तख्तमल रहेंगे। कांगड़ा की अगर बात करूं तो कांगड़ा में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे कांगड़ा रियासत में अगर बात की जाए तो यहाँ के शासक थे जयचंद। जयचंद को जो है अकबर ने बंदी बनवा लिया था या बंदी बना लिया था, किसकी सहायता से, तो गुलेर के राजा थे यहाँ पे रामचंद, उनकी सहायता से जयचंद को बंदी बना लिया था। और इनके जयचंद के बेटे थे बिधिचंद। तो अब जो है क्योंकि तख्तमल और बिधिचंद जो है दोनों ही, यहाँ पे आप देख सकते हैं तख्तमल और बिधिचंद जो है दोनों ही खफा चल रहे हैं, किससे, अकबर से। तो ये दोनों मिलकर 1572 ईस्वी में आपको देखने को मिलेगा कि अकबर के विरुद्ध विद्रोह करेंगे।
1572 में अकबर के विरुद्ध ये विद्रोह करते हुए दिखाई देंगे। और अकबर जो है इन दोनों के विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजेगा? हुसैन कुली खान, हुसैन कुली खान, और साथ में भेजने वाले हैं बीरबल को। तो इन दोनों को जो है अकबर के द्वारा भेजा जाता है, ये विद्रोह को शांत करते हैं और फिर जो है चीजें हमें आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी। यहीं पे ध्यान रखेंगे एक और फैक्ट, 1572 में जो है यहाँ पे क्या होता है, राजा जो टोडरमल थे, टोडरमल जो कि अकबर के दीवान हमें देखने को मिलेंगे, इन्हें क्या किया जाता है, इन्हें भेजा जाता है यहाँ पे कांगड़ा में या इस क्षेत्र में कि भाई आप जाओ हिमाचल प्रदेश में एक शाही जागीर का निर्माण करो। तो ये क्या करेंगे, 66 गांव कांगड़ा जिले से लेंगे, प्लस रिहलू का क्षेत्र, प्लस आपको पथियारा देखने को मिलेगा, पथियारा क्षेत्र, छेरी का क्षेत्र, प्लस धारों का जो क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलेगा कि इनके द्वारा हथियार लिया जाता है, इनके द्वारा जो है उसको एक करके एक शाही जागीर का निर्माण किया जाएगा। कुछ और चीजें देख लेते हैं, अकबर के कॉन्टेम्प्रेरी कौन कौन सी जो थे हिमाचल प्रदेश की रियासतों में हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिरमौर रियासत में। सिरमौर रियासत में हमें कौन देखने को मिलेंगे? तो आप ध्यान रखेंगे कि सिरमौर रियासत में इनके कॉन्टेम्प्रेरी रहने वाले हैं धर्म प्रकाश। इसके अलावा दूसरे अगर बात करूं तो दूसरा आपको देखने को मिलेगा बिलासपुर। बिलासपुर में कौन इनके समकालीन रहने वाले हैं? तो वो आपको देखने को मिलेंगे ज्ञानचंद। और तीसरा जो रहने वाला है वो रहेगा चंबा, जो कि क्वेश्चन में भी था कि प्रताप सिंह बर्मन जो है अकबर के समकालीन थे। प्रताप सिंह बर्मन आपको इनके समकालीन देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको अकबर के संबंध में पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक और पॉइंट आप नोट कीजिएगा प्लीज। वो कौन सा पॉइंट रहने वाला है? वो है कि किस मुगल शासक के द्वारा शुरुआत में जो पहाड़ी रियासतें हैं उनके रिश्तेदारों और बच्चों को बंदी बनाने की शुरुआत की गई थी। तो रिश्तेदारों और बच्चों को बंदी बनाने की नीति किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी? तो वो कौन रहने वाला है? वो भी आपको देखने को मिलेगा कि अकबर उसका आंसर रहने वाला है। तो अकबर आपको देखने को मिलेगा कि उसने जो है ये नीति लागू की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको अकबर के संबंध में पता होनी चाहिए। और इसी के साथ जो है मेरे जो 10 क्वेश्चन थे आज के इंपॉर्टेंट, और उससे संबंध में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती थी वो आपको देखने को मिलेगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए इंफॉर्मेटिव है और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बाकी आपको जो है इस वीडियो का जो क्वेश्चन है उनका जो पीडीएफ है वो हमारी ऐप पर अवेलेबल रहेगा, वहां से आप उठा सकते हैं हमारे इस वीडियो के पीडीएफ को। और जो है अगर आप अभी तक ने आपने जो है ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप उसे जो है इन क्यूआर कोड के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी रैंकर फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं और हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। तो आप जो है अगर आपने अभी तक हमारी रैंकर फैमिली की मेंबरशिप नहीं ली है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी आपके लिए जल्द ही मैं 100 महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन रहने वाले हैं हिस्ट्री से संबंधित वो आपके साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कि कैसे आखिर मेंस आंसर राइटिंग होती है वो डिस्कस करने वाला हूं। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे। आई होप आपको चीजें अच्छी लगी होगी, मेरी समझाई गई चीजें आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, बाय।